हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है टॉक शोज के इस कार्यक्रम के अंदर। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हिंदुइज्म के ऊपर एक सीरीज कर रहे हैं और इस विषय में हम एक पहला एपिसोड ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं और ये एपिसोड जो है आप देख भी चुके हैं, आपने तारीफ भी की है। इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद। हमारे साथ इसी विषय के ऊपर पार्ट 2 के अंदर बात करने के लिए फिर से मौजूद हैं श्री अशोक मिश्रा जी। राइटर हैं, इंडोलॉजिस्ट हैं, रिसर्चर हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अ, बुलाने के लिए और फिर मौका देने के लिए दिनेश जी। हमारा हमारा सौभाग्य कि अशोक जी फिर से हमारे साथ हैं। बहुत बड़े रिसर्चर हैं, बहुत सारी किताबों के लेखक हैं और अनुसंधान जो उन्होंने किया है खास तौर से भारत के रिचुअल्स या बिलीफ सिस्टम के ऊपर, वो अपने आप में एक अतुलनीय है, अनमोल है। अ, अपनी पहली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम दूसरी कड़ी पर चलेंगे, पार्ट 2 में चलेंगे। अब हम कालखंड के हिसाब से चलेंगे दर्शकों, कि शुरुआत में हम भारतीय भूभाग की बात कर रहे हैं, भूखंड की बात कर रहे हैं, कि जब खास तौर से सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हम हड़प्पन कल्चर भी या सिविलाइजेशन भी कहते हैं, उसका अंत हो रहा था, वैदिक काल का आरंभ हो रहा था। एक तरह से कहा जाए तो एक कस्प पीरियड है ये। तो कैसे सिंधु घाटी की सभ्यता के जो एक तरह से कहा जाए निशान कहा जाए या उनके जो भी मार्क्स कहा जाए, क्या वो वैदिक सभ्यता के अंदर भी अडॉप्ट किए गए या फिर वो वैदिक काल जो आया उन्होंने अपनी बिल्कुल ही अलग थ्योरीज का निर्माण किया, जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जिनकी पूजा की जाती थी या जो मान्यताएं थी या जिन्हें बिलीफ भी कहते हैं, रिचुअल्स कहते हैं, क्या वो उनसे अलग थे? इसी यात्रा के इस पड़ाव पर हम इसी चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। अशोक जी, सबसे पहले हम हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि जब हम वैदिक काल की शुरुआत की बात करते हैं, ये वही काल है जब सिंधु घाटी की सभ्यता अपने अंतिम पड़ाव पर थी और खास तौर से यहां पर क्या वहां पर कोई आपस में उनका मेल हुआ था? क्या ऐसा कुछ हुआ था कि दो सभ्यताओं का मिलन हुआ था वहां पर, या फिर ये बिल्कुल ही उससे डिस्टिंक्ट थी, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं था? क्या कोई सभ्यताओं के अंदर क्लैश हुए थे या कोई ऐसी चीजें हुई हैं? तो एक तरह से हिंदुइज्म जो इवॉल्व हुआ है, जिसको हम कहते हैं, उस टाइम तो खैर धर्म था नहीं, तो ये शुरुआत जो इवॉल्व होने की है, एक जो क्या कहते हैं कि ट्रांजिशन है हमारा, कि हम सिंधु घाटी से निकलते हैं और वैदिक काल में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले इसी के ऊपर आपकी प्रारंभिक टिप्पणी लेंगे। अ, दिनेश जी, मैं जी। प्रारंभ करूं उसके पहले जी अ, सर। एक आपने मेरे परिचय में कहा कि मैंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। मैंने बहुत सारी पुस्तकें नहीं, आपने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। अरे पहली बात नहीं तो नहीं ये। नहीं सर, नहीं नहीं, नहीं नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल। तो और बहुत सारी का मतलब वाकई आपने बहुत सारी लिखी हैं। मैंने अ, म, अ, एक जो पुस्तक लिखी है, हिंदुइज्म रिचुअल रीजन एंड बियॉन्ड, और दूसरी जो अब पब्लिश होने वाली है, उसके जी। अलावा लेख ज्यादा लिखे हैं और इंडोलॉजिस्ट और सीनियर स्कॉलर्स के साथ टॉक्स और डिस्कशंस किए हैं। तो बहरहाल अ, अ, दर्शकों, मैं अभी इसमें आप अपना परिचय नहीं नहीं नहीं, नहीं दर्शकों देते हैं। दर्शकों सर, दर्शकों को मैं इंटरजेक्ट कर दूं कि श्री अशोक मिश्रा जी ने किताब नहीं लिखी है, इन्होंने लिखा है ग्रंथ। तो किताबों और ग्रंथों में फर्क होता है। जी सर, अब आप कहिए। अब आप फिर चलिए, हम लोग इस विषय पर बात नहीं करेंगे। अब हम लोग मूल विषय पर आते हैं। जी। और आज का मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। जी। ये जो आज आपने जिस विषय को चुना है, जी। ये इतना सामयिक विषय है और अ, इसके बारे में इतनी भ्रांतियां हैं कि मुझे कई दफा आश्चर्य होता है कि पढ़े लिखे लोग भी इस तरह के कई दफा मेरे पास प्रश्न आते हैं
फोन आते हैं, हम लोग के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें आते हैं। जी, तो और मैं नॉर्मल नॉर्मल पढ़े हुए लिटरेसी वाले पढ़े लिखे की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ दिनेश जी, जो भारत की यूपीएससी की परीक्षाओं वगैरह पास करके और बड़े वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं। जी, तो ये अब कभी कभी बहुत दुख भी होता है कि अब नीर नीर क्षीर विवेक करने का समय आ गया है मेरे ख्याल से, कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ी इन भ्रांतियों में ही बड़ी हो जाए। जी। तो इसलिए मैं आपका नमन करता हूं कि आप नहीं, ऐसा एक कार्य कर रहे हैं सौभाग्य मेरा। कि जिसको सुनकर के कम से कम अ, एक बात तो एश्योर्ड है कि जो भी हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे वो गलत नहीं हो। जी, अब मूल विषय पर आते हैं जो आपका प्रश्न था। तो जी, दिनेश जी, अब तक 10-15 साल पहले तक, बिल्कुल 10 साल पहले, तो ये मानना था कि एक क्रम से भारत में सभ्यताओं का विकास हुआ और प्राचीनतम सभ्यता जैसा आपको भी और आपके पहले, क्योंकि मैं आपसे बड़ा हूं आयु में, तो हम लोगों को भी ये पढ़ाया गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, वो सबसे पुरानी सभ्यता थी। और फिर आर्य लोग आए और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह को खत्म किया, और फिर आर्य सभ्यता मतलब वैदिक वैदिक काल का प्रारंभ हो गया। जी, और फिर वैदिक काल के बाद ऋग्वेद आए और अन्य वेद आए, और फिर ब्राह्मणिज्म आया, फिर बुद्धिज्म आया, इत्यादि इत्यादि। Science is such a beautiful thing, and I, being a student of science right through my life, ये हमेशा कोशिश करती रहती है कि सत्य क्या है। जब तक जी, जो भी पता चले, इट कीप्स पुशिंग इट्स बाउंड्री टू फाइंड आउट व्हाट इज द ट्रूथ। अब जी, उसका परिणाम देखिए, ये जो 200-250 साल से ये जो चला आ रहा था, ये विश्वास कि नहीं, सिंधु घाटी की सभ्यता से भारत की सभ्यता हुई, अब ऐसे प्रूफ मिले कि वैदिक सभ्यता भी बहुत पुरानी थी, जी, वो उसके बाद नहीं आई। आर्य कोई घोड़े पर और रथों पर चढ़ के हमारी सीमाओं में आकर के, और जो यहाँ के रहने वाले थे उनको हरा करके यहाँ के प्रभुता उन्होंने स्थापित कर ली, ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा साइंस की मदद से कंक्लूसिवली स्टेब्लिश हो गया है एक चीज को, कि ऋग्वेद 1700 साल, जैसा मैक्स मुलर और कई इंडोलॉजिस्ट ने, वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट ने कहा है, कि चूंकि इसकी करेक्ट डेट नहीं पता की जा सकती, तो हम ये मान के चलते हैं कि करीब 1700 बीसी पुराना था। तो अब उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया। तो मैं वहां से शुरू करूंगा, क्योंकि नॉर्मली तो सिंधु घाटी की सभ्यता और उस समय हमारा क्या रिलीजन था वो हम लोग बात करते, और उसके बाद फिर चले आते हम लोग वैदिक पर अब ऐसा नहीं रहा है। तो जो देखिए, ऐसा हुआ कि ऋग्वेद में 45 ऐसे सूक्त हैं जिसमें सरस्वती नदी का नाम आता है, जी, 45 जगह। जी, नाम नहीं आता, उनकी स्तुति है जिसमें, जी, ऐसे। और करीब 70 या 75 बार सरस्वती का नाम आता है। और जी, सरस्वती का नाम आता है देवी के रूप में, नदियों में श्रेष्ठतम। अ, तो इसकी जो स्तुति में जो सब विशेषण यूज किए गए, वो इस जी, प्रकार के विशेषण। अच्छा, ये माना जाता था कि ये सब तो 1700 के आसपास ऋग्वेद लिखे गए। और जी, अब ये माना जाता था कि भाई देखो, सरस्वती रिवर तो एक मिथिकल नदी है, असली तो है नहीं। जी, और उसी के किनारे बैठ करके, जब ये ऋषि वगैरह कहते हैं कि हम सरस्वती के किनारे बैठ के लिख रहे हैं, जब सरस्वती नदी भारत में कहीं नहीं है तो कहाँ बैठ के लिख रहे थे।
तो जी, पूरी चीज को इंडोलॉजिस्ट ने ये रूप दे दिया। और उसमें मुझे खेद होता है ये कहते हैं कि भारत के भी इतिहासकार, भारत के भी इंडोलॉजिस्ट उसमें शामिल हैं, जी, जिन्होंने कई दशकों तक हम लोग को ये पढ़ाया और ये बताया कि सरस्वती नदी नहीं है, और ये जो ऋग्वेद वगैरह लिखे गए ये एक काल्पनिक नदी की चर्चा करते हैं, इत्यादि इत्यादि। पर ये नदी इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं इतनी देर इसमें क्यों लगा रहा हूं, इसका बड़ा महत्व है, और वो मैं बताता हूं। उसका ये महत्व है कि सैटेलाइट इमेजरी से ये पता चला, नासा की सैटेलाइट इमेजरी, और नासा सैटेलाइट इमेजरी, साथ साथ फ्रांस की सैटेलाइट इमेजरी, साथ साथ इंडिया की जो सेंसिंग सैटेलाइट है, उनसे एक रिवर बेड, ड्राई रिवर बेड का कोर्स पता चला। जी, शिवालिक से लेकर के, शिवालिक शिमला के ऊपर वाला जो रेंज है, शिवालिक जी, रेंज, जी, 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 वहां से लोअर लेकर के, लोअर हिमालयाज़ को कहते हैं। जी हाँ जी, जी हाँ, लोअर हिमालय, एग्जैक्टली, वहां जी, से लेकर के जो नदी बहती थी, रन ऑफ कच्छ था, सिंधु से पूर्व की ओर। तो जो सप्त सिंधु वाला कॉन्सेप्ट था कि 7 नदियां का जो क्षेत्र है, और जो रन ऑफ कच्छ का डेल्टा जहां 1965 का वॉर हुआ था, तो ये जब पता चला तो एकाएक खलबली मच गई। अरे ये कौन सी रिवर है। अब ये साइंटिफिक फाइंडिंग अचंभित करने वाली तो थी, पर ये अगर आप इसको इस चीज के साथ देखें कि 1850 के करीब टॉड, कर्नल टॉड, ब्रिटिशर जो थे, उनको इस काम के लिए राजपुताना में पॉलिटिकल एजेंट की तरह नियुक्त किया गया था। उन्होंने वहां बहुत दौरा किया, बहुत खोज खबर ली, और उन्होंने भी एक रिवर का जिक्र किया जी, जो कि रिकॉर्डेड है। अब ये सोचिए कि 1850 की बात कर रहे हैं, जिसमें एक अंग्रेज ने रिकॉर्ड किया है, एंड ही ट्रेवल्ड अलोंग द रिवर बेड। उसके बाद मेजर कॉल्विन ने भी उसी रिवर बेड का जिक्र किया, और बड़े विस्तृत रूप से किया। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज सैटेलाइट से पहली दफा आई, ये उसके पहले रिकॉर्डेड थी, इसको जी, इग्नोर किया गया। जी, बहरहाल, तो अब उस सैटेलाइट इमेजरी से ऐसी चीज हो गई कि ये तो एकदम खुल गई बात की नहीं नहीं, वहां पर तो कोई रिवर थी, और उसके ऊपर अध्ययन शुरू हुआ। फिर आर्कियोलॉजी, और उसमें किस तरह की सिलिका है और किस तरह के स्टोन्स मिले, और उनकी जब डीपर स्टडी की गई तो पता चला कि वो हिमालय से आए हैं। तो ये पता चल गया कि भाई ये रिवर तो वही है, और फिर एक से एक कड़ी जुड़ती गई, और ये सिद्ध हो गया कि यही सरस्वती रिवर थी जो बाद में सूख गई। और इसी का वर्णन ऋग्वेद में बार-बार कई सूत्रों में किया बार गया, उसका कहने का मतलब। जी, बार। तो अब आप अ, मिथिकल बात नहीं रह गई। जी, अब बात यह हो गई कि एक वास्तविक नदी थी, जिसके किनारे बैठ करके इन ऋषियों ने ऋग्वेद, कई ऋषियों ने अलग अलग समय में अलग अलग स्थान पर ऋग्वेद पढ़ा या सुना या लिखा, उसकी रचना की। इसकी ज़रा भूमिका बताइए कि ऋग्वेद जब पढ़ा गया या सुना गया, अब लिखा तो उस टाइम मैं पता नहीं लिखा गया या नहीं लिखा गया, जी क्योंकि जी जी जी। उस टाइम सुनाया जाता था एक-दूसरे को, और वो मेमोराइज़ करके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता था। इसके पीछे प्रेरणा क्या थी? और क्या उस प्रेरणा का स्रोत, जिसमें प्राकृतिक जो सोर्सेस थे, जल, वायु, अग्नि, आकाश की जिसमें पूजा की बात की गई है, भगवान की बात की गई है, क्या ये प्रेरणा जो बाकी सभ्यताएँ थीं, जिसमें सिंधु घाटी की भी एक सभ्यता है, क्या कुछ प्रेरणा के स्रोत वहाँ से भी आए हैं इसमें? देखिए, जो ऋग्वेद है, अ,
अगर अब हम इस परिप्रेक्ष्य में ऋग्वेद की बात करें तो इसके मतलब 1750 की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग उससे काफी पहले समय की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग उसके पहले समय की बात कर रहे हैं तो हम लोग इजीली कम से कम 1000 साल पहले की उसकी बात करें। पर क्या अगर हम उसके लोग एक साक्ष्य हजार मौजूद हैं? पर क्या उसके साक्ष्य मौजूद हैं? साइंटिफिक एविडेंस जो मैं बात कर रहा हूं, जितना अभी तक अ, जो आर्कियोलॉजिकल, जो सैटेलाइट इमेजरी, जो रिवर बेड के उसके इन्वेस्टिगेशन से निकले हैं, उससे ये बात तय हो गई कि देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि वो रिवर ड्राई होना बहुत पहले शुरू हो गई। हम्म। और वो रिवर ड्राई होना शुरू हुई बिकॉज ऑफ सम टेक्टोनिक शिफ्ट, ऐसा माना जाता है, हम्म। जिसकी वजह से कुछ रिवर्स का कोर्स बदल गया। और चूंकि उसका कोर्स बदल गया तो ये रिवर, महाभारत में इसकी चर्चा है कि ये रिवर जाकर के एक स्थान है विनाशना, वहां जाके लुप्त हो जा रही है। हम्म। तो जो रिवर पहले जाके सागर में मिलती थी, वो धीरे धीरे बिकॉज ऑफ लेस सप्लाई ऑफ वाटर विनाशना, मतलब महाभारत काल तक ये हो गया। और इसके बारे में लिखा हुआ है महाभारत में। तो अब प्रश्न ये है कि ये अगर अ, आर्यन जिन्होंने ये अ, ऋग्वेद हम लोगों को दिया, हम लोगों का मूल ग्रंथ बनाया, तो अगर वो उस समय मौजूद थे जिस समय दूसरी भी सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, वो भी चली आ रही थी, तो इसके मतलब सोशल आदान प्रदान होना तो स्वाभाविक है। अब डीएनए से भी ये चीज पता चली है, उसमें जय सिम्मन साहब ने हार्वर्ड में, डॉक्टर रीच जो डीएनए की लेटेस्ट रिसर्च है जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा जी। कि विच हैज पुट लॉट ऑफ थिंग्स अपसाइड डाउन, कि जी। हम लोग मूल निवासी कौन थे, और भारत में, और कहाँ से आए, और किस तरह से सम्मिश्रण हुआ, और कैसे कैसे धीरे धीरे करके डीएनए एक्सचेंज हुआ, उसमें ईरानियन और सेंट्रल स्टेपी के भी वो थे। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि एक ही समय में अलग अलग प्रकार के प्रैक्टिसेस भी फॉलो हो रही थी। जी। इससे कम से कम अब ये बात उभर के सामने आ रही। तो जिस समय ऋग्वेदिक सभ्यता और ऋग्वेदिक प्रैक्टिसेस तो डेफिनेटली अग्नि की पूजा पर ही केंद्रित थी, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। यहाँ पर मैं दर्शकों की जानकारी के लिए एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि हमें जी ये समझना चाहिए कि फिलहाल जिस कालखंड की हम बात कर रहे हैं, वो भले ही हम 1700 बीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत में मानव का आगमन, जो भारतीय भूखंड की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ भारत देश की बात जी नहीं कर रहा हूँ, भूखंड की बात कर रहा हूँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वहां पे डीएनए के टेस्टिंग के हिसाब से जो पूरी दुनिया में अवेलेबल है, जो ह्यूमन माइग्रेशन थ्योरी है, 65,000 साल पहले हो गया था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 65,000 सालों में पता नहीं कितनी सभ्यताएं उसमें पनपी होंगी, कितने उसके अंदर संक्रमण काल आए होंगे, कुछ समाप्त भी होंगे, कुछ आगे बढ़े होंगे। कहीं ना कहीं वो एक, जिसे क्या कहते हैं ना, कि इवॉल्व होने की प्रवृत्ति होती है। तो लंबा समय है, 65,000 सालों में बहुत कुछ हुआ होगा, पर उनके उतने साक्ष्य मौजूद नहीं है। पर हो सकता है आने वाले समय में, कुछ और सेंचुरीज में, कुछ ऐसे साक्ष्य आएंगे जब उन उन 65,000 सालों को हम इंटीग्रेट कर पाएंगे कि अल्टीमेटली वहां से ऐसा क्या चीजें इवॉल्व होकर आई हैं। जी, जारी रखिए अशोक जी। जी हाँ, जी हाँ, आपने बहुत ही बढ़िया बात कही। तो देखिए, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसकी बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग ये मानते थे कि करीब 2500 बीसी जो उसका मेच्योर पीरियड है, 2500 बीसी से 900 साल तक, करीब 1600-1700 बीसी तक, तो वो ऐसा नहीं था, 700 साल रियली। तो अब वो जो वो था, राखी गढ़ी, जी। 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 भिराना, अब जो यहाँ पर अवशेष मिले हैं वो तो 5-5 हजार साल बीसी के। जी। तो इसके मतलब अलग अलग स्थानों पर सरस्वती के आसपास, देखिए फिर हम लोग घूम फिर के सरस्वती पर आ गए, कि सरस्वती के आसपास
एक बहुत बड़ी सभ्यता का विकास हो रहा था। और अब जो लेटेस्ट फाइंडिंग्स हुई हैं उसमें तो ये यूपी तक एक्सटेंड कर रही है, मतलब हरियाणा, प्रेजेंट डे हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, लोथल वगैरह जिसमें आता है। और वहां पर नॉर्थ वेस्ट में जाइए तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। जी बल्कि अब तो ये कहा जाता है कि बिराना एंड राखी गढ़ी आर ओल्डर परहैप्स इन टर्म्स ऑफ एज, डेटिंग। तो अगर ऐसा था तो इसके मतलब कई जगह ऐसे शहर मिले हैं। मैं शहर जानबूझ के वर्ड यूज कर रहा हूं, सिटीज, नॉट जस्ट विलेजेस। और कई मिले हैं। तो अगर इतना ये फैला हुआ था, देखिए रफली इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो इसका टोटल एरिया जहां पर ये सभ्यता फैली हुई थी, मैं सिंधु घाटी की सभ्यता की बात कर रहा हूं, वो टोटल एरिया करीब 80,000 स्क्वायर किलोमीटर, नहीं आई एम सॉरी, आठ 800,000 स्क्वायर किलोमीटर, 8 लाख विच इज स्क्वायर रफली, किलोमीटर। हाँ, विच इज 8 लाख। रफली 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ कंट्री। जी जी जी। तो आप ये सोचिए, 800,000 मतलब 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो स्क्वायर किलोमीटर में ये अलग अलग जगह मिले, और अलग अलग एडवांस स्टेज में भी मिले हैं। अभी एक साल पहले जब उनमें से राखीगढ़ी वुमन का और वहां की जो लाइब्रेरी बनाई गई डीएनए की, जब वो पता चला तो पता चला कि 4,500 साल पहले बीसी की है। तो ये सभ्यता तो साथ साथ चल ही रही थी। और उसी के बीच में एक दूसरी सभ्यता जो ऋग्वेद वाली, तो आदान प्रदान होना तो स्वाभाविक ही है। और जब आदान प्रदान हुआ तो अब हम लोग धर्म की बात चूंकि कर रहे हैं, तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता में जितने भी धार्मिक संकेत मिले हैं उनकी इंक्लिनेशन के, उसमें तीन चार बड़ी प्रमुख चीजें। तो जो एक है, एक तो है कि एक योग, एक योगी की मुद्रा में बैठा हुआ आदमी जिसकी जटाएं हैं, और जो अ, शेर, राइनोसरस, हाथी और डियर, ये उसके चारों तरफ। पर देखिए, जो ये आदमी बैठा है ये टिपिकली जिस हम लोग आलती पालती मार के बैठना जिसको कहते हैं, आसन लगा के बैठना, उस मुद्रा में बैठा है। पर इसके सिर पर दो सींग या कुछ ऐसा चीज पहनी है जिससे दो सींग होने का आभास होता है। परहैप्स इसके तीन फेस भी हैं, ये फोटो जटा कहाँ भी से है। मिला है? ये फोटो या पत्थर के ऊपर जो ये इंस्क्रिप्शन से कहाँ हाँ, पे मिला? ये जो मिला है ये तो इंडस वैली एक्सकेवेशन में मिला है। जी जी। तो अ, अ, तो एक तो ये मिला है। इसी प्रकार एक एक डांसिंग वुमन की भी आकृति फिगरिन मिली है। जी और बड़ी सुंदर है वो। मैंने उसका रेप्लिका देखा है मैंने बॉम्बे में म्यूजियम में, जी बहुत जी। ही सुंदर लगता है। तो एक वो मिला है जिसको ये माना जाता है कि किसी न किसी रूप में वो देवी पूजा का वो था। जो ये जी आदमी जो इस मुद्रा में बैठा मिला है और पशुओं से घिरा है, ये माना जाता है कि ये शिव का आदि रूप था। क्योंकि इट्स एन इथोफेलिक, ही सिटिंग इन इथोफेलिक पोज, दैट मींस विद एरेक्ट पेनिस। तो वो भी जो शिव या पशुपति को मानते हैं, वो कहते हैं कि भाई शिव और शिवलिंग, तो लिंग जी और योनि, शक्ति, शिव और शक्ति, ये तीनों बड़ी इंटरमिक्स चीज हैं। और जी इन्हीं स्थानों पर कुछ रिंग्स मिली हैं रिजेंबलिंग योनि, और कई लिंग मिले। जी तो ये ऐसा मानना है बहुत से लोगों का, उसमें कई विद्वान भी हैं, कि ये सब आदि रूप थे जी शिव और शक्ति के। जी अच्छा, कुछ पेड़ों में भी आकृतियां मिली हैं जी और बनाई हुई।
और कुछ पत्तों पर भी। जी, तो उससे ये भी लगता है कि हम लोग वृक्षों का पूजा भी करते थे। जी, उसी तरह कुछ वेदी मिली हैं जिससे लगता है कि या तो बलि देने के काम आती थी या पूजा के काम आती थी। तो पर देखिए, समस्या यह है इंडस वैली सिविलाइजेशन की कि वहां का लिखा हुआ जो भी कुछ है जी। वो स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हो पाती। जब तक वो नहीं होती तब तक ये गैस वर्क ही रहेगा। और पर एक बात और थी इसमें सर कि जी, जब ये ऋग्वेद लिखा गया ओरिजिनली तो संस्कृत भाषा में शायद नहीं था। वो कुछ उससे दूसरी मिलती-जुलती भाषा में था। शायद ऐसा कुछ है क्या? हाँ, जब आपने ये प्रश्न पूछा तो देखिए उसमें ऐसा है कि उस समय की जो ऋग्वेद के समय की, जब कंपोजिशन के समय की भाषा है जी, वो, और जो आज की परिष्कृत भाषा है संस्कृत, जी, ये हम लोग जो संस्कृत भाषा जिसकी बात करते हैं ये तो पाणिनि की दी हुई है। जी, तो ये तो पाणिनि की ग्रामर भी है और ये तो बड़ी परिष्कृत भाषा। जी। उस समय की संस्कृत इससे बहुत डिफरेंट है। उस समय की संस्कृत इसलिए भी डिफरेंट है कि संस्कृत वाज एन ओरल लैंग्वेज, इट वाज नॉट रिटन फॉर सेवरल सेंचुरीज। जबकि स्पोकन ऐसा लैंग्वेज प्रूफ के रूप में मिलता था। है। जी जी, हाँ, जबकि ये प्रूफ है कि इन लोगों को लिखना आता था क्योंकि लिपि वर्ड यूज हुआ है। एक दो जगह लिपि वर्ड का यूज हुआ है वैदिक लिटरेचर। पर ये पवित्रता को बनाए रखने की दृष्टि से, चूंकि वाग देवी माना जाता है, तो पवित्रता बना के रखने के लिए ये इसका ओरल ट्रेडिशन ही था ये। और ये तो खाली इसको इंडिया में कोई नहीं। कोई इसमें सर कोई दूसरा नाम दिया गया उसको, भाषा को उसको या संस्कृत ही माना गया? देखिए, है तो वो संस्कृत ही, पर उसमें खास फर्क दो है। एक तो ये कि उसकी ग्रामर और आज की ग्रामर में बहुत कम मेल है, नंबर हुँ, वन। नंबर टू, जो उससे भी ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें अ, चूंकि वो ओरल लैंग्वेज थी तो वर्ड का मतलब बदल जाता था कि कहां पर आप जोर दे रहे हैं, किस अक्षर पर। तो वो अनुदात उद्दात ये सब होता था कि अब एक ही चीज बोलने के लिए किस अक्षर पर आपने जोर दिया, डिपेंडिंग ऑन दैट उस शब्द का मतलब बदल जाता। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये सब उसमें, अब वो चूंकि बोलने वाली भाषा थी, लिखने वाली तो भाषा थी नहीं। तो बोलने वाली भाषा में अब मैं आपको एक उदाहरण जैसे दूं, रुकिए, रुकिए, अब बहुत फर्क हो गया। जी, तो उसी प्रकार वो भाषा है उसमें एक बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल दिया जाता है कि जिसका एक मतलब होता है इंद्र के शत्रु, और एक जिसका एक उसी उसी का मतलब हो जाता है इंद्रजिन के शत्रु। मतलब दोनों एकदम। तो वो जो भाषा थी संस्कृत वो बहुत अलग थी। और मैंने जब संस्कृत पढ़ी तो मैंने इस उद्देश्य से पढ़ी थी, मैं आपको अपनी मूर्खता बता दूं और मुझे उसमें बिल्कुल शर्म नहीं है बताने में, कि मैंने 2 साल का कोर्स किया संस्कृत का कि मैं वेद कम से कम पढूं। और जब उसके बाद मैंने वो पढ़ने की कोशिश करी तो आधे घंटे बाद ही वेद वो मैंने बंद की पुस्तक और रख दी। और फिर मैं कुछ संस्कृत के विद्वानों के पास गया, उन्होंने कहा भाई इसका और जो आपने पढ़ा है उस वो तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे, उसके लिए आपको बहुत कई वर्ष का प्रयत्न करना पड़ेगा और डिफरेंट भाषा। तो जो आपका प्रश्न एकदम सही है कि वो संस्कृत और इस संस्कृत में बड़ा अंतर है। विषय तो पर जो वापस आते हैं वहाँ पर हम एक दूसरे इसको यहाँ से निकल कर कि अ, अब यहाँ पर जब अ, वेदों की रचना का काल आता है, तो प्रेरणा, भूमिका और कौन से ऐसे गॉड थे जिनका मैक्सिमम वर्णन किया गया उनका। तो पक्की बात है कि बहुत सारी सिविलाइजेशन के अंदर शायद अग्नि की पूजा भी होती होगी या वायु, जल की पूजा भी होती रही होगी क्योंकि वही प्राकृतिक शक्तियाँ थीं और इंसान ने उस समय उन्हीं प्राकृतिक शक्तियों को अपना
देवता मान लिया, किसी भी नाम से कहा जाए वो अलग-अलग बिल्कुल, सभ्यताओं बिल्कुल, के अंदर। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं आप। वही प्रथा शायद जब वेदों की रचना शुरू हुई है और इसमें शायद 3 वेद तो बीसी पीरियड के हैं और 1 शायद बाद का है लास्ट वाला जो एडी पीरियड में आता है। तो वो जो ट्रांज़िशन था, वो शायद उस उन चीज़ों को, उन गॉड्स को भी लगता है थोड़ा-सा इनहेरिट भी करके लेके आया है। क्या आप इस बात से सहमत होंगे? हाँ, हाँ, देखिए आपका कहना एकदम एकदम सही है। उसमें ऐसा है कि अ, किसी भी सिविलाइजेशन में आप देख लें, तो जो नेचुरल फोर्सेस थी, नेचुरल फोर्सेस के आगे आदमी असहाय था। जी, तो उन उन नेचुरल फोर्सेस को ही वो हर चीज के लिए उनके पास जाकर के उनकी पूजा करता था, उनकी जी, आराधना करता था, जैसे अपने से शक्तिशाली की आज भी की जाती है। जो भी जी, आपसे शक्तिशाली है, आप जाके उससे कहेंगे और बहुत विनम्र ढंग से कहेंगे, और इसी जी, तरह से पूजा स्टार्ट। तो जी, अब उस टाइम में जो नेचुरल फोर्सेस थी वो रेन था, अग्नि थी, वायु था। तो ये नेचुरल फोर्सेस तो थी, और ये केवल हम ही लोगों के आर्यन या हिंदू सब धर्म में ही नहीं है, हर धर्म में ये है। अगर आप पारसी धर्म में देखें, जो हम लोगों का कंटेम्प्रेरी माना जाता है कई मामले में, जबकि हम लोग उनसे काफी, एक्चुअली अगर आप देखें तो हम लोग की सभ्यता तो उनसे काफी पुरानी है, पर अ, उनके धर्म में भी अ, असुर वगैरह का कॉन्सेप्ट है जो हम लोग के उसमें है। उनमें भी अग्नि की पूजा की जाती है, उनके आतिश तो उनके अंदर ही सारे उसी चीज के होते हैं। तो जो ये चीजें हैं, ये और ग्रीक उसमें भी अगर आप जी, देखें तो जी, बिल्कुल, हर बिल्कुल। रिलीजन में नेचुरल फोर्सेस की पूजा से ही धर्म आरंभ हुआ है। जी, और फिर नेचुरल फोर्सेस में और जो कुछ वो थी सभ्यताएं, उनमें तो और कुछ धर्म जो थे, उसमें तो नदी, पेड़, पत्ता, पत्थर, हर चीज का। तो वो तो मूल रूप से तो हर धर्म का कॉमन वही है। ऋग्वेद, ऋग्वेदिक सोसाइटी वॉज फार मोर एडवांस्ड जी, इन द सेंस कि जब ऋग्वेद में हम लोग ऋग्वेद की बात करते हैं, जो प्राचीनतम है वेदों में, तो उस वेद में फिलोसफिकल थॉट्स बहुत है। केवल यही नहीं है कि अग्नि की पूजा है या इंद्र की पूजा। जो आपका प्रश्न था कि कौन कौन देवता, तो उसमें इंद्र हैं, अश्विनी हैं, उसमें जो देवता लोग हैं उनमें से मैंने एक दफा कई लोगों का इंटरव्यू लिया और कहा कि आप जरा मुझे 5 वैदिक देवताओं के नाम बता पाए, तो कोई भी 5 वैदिक देवताओं का नाम बता पाए, क्योंकि वो देवता लोग लुप्त हो गए। जी, अब उनके बजाय पौराणिक देवता लोग सब आ गए, राम, कृष्ण, गणेश, देवी। तो अब तो, पर उस समय में जो वैदिक देवता थे, तो उसमें सावित्र थे, सोम थे। तो इस प्रकार के करीब 100 देवी देवताओं का नाम मैंने संकलित किया था एक दफा, कि जब वो कर रहा था, और सबका वाहन होता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हर एक का अलग अलग कार्य भी निर्धारित था। अब जी, वो अश्विनी का वो अलग कार्य, तो उससे शुरुआत हुई। जी, और केवल अग्नि के, अग्नि विच वॉज सेंट्रल, उसके जी, माध्यम से ही हवि दे करके, ऑब्लेशन दे करके इन सब देवताओं को प्रसन्न किया जाता। जी। तो यज्ञ, अग्नि, इंद्र, ये कोर थे, और जी, बाकी देवता तो जो थे वो थे। जी, ये बात बिल्कुल आपने सही कही और ख़ास तौर से विश्वकर्मा की भी जो थ्योरीज़ हैं, उसमें भी ख़ास तौर से जो वास्तु देवता हैं, वो भी वही जी, हैं, जिसमें आपने सावित्र, सोम की बात की, इंद्र की बात की और जी, जी, मैं दर्शकों को थोड़ा-सा बता दूँ कि अ, हर दिशा के अंदर आपको मैं बताऊँ कि आउटर पेरिफेरी के एक देवता हुआ करते थे, फिर उससे इंटरनल पेरिफेरी के देवता होते थे। जी, फिर हाँ उसके जी, अंदर बिस्क बिल्कुल जो एक जिसे एक ब्रह्म स्थान कहते हैं, जहाँ का ब्रह्मा जी उनके चीफ हुआ करते थे, उसके आस-पास भी 4 होते थे, उसमें मित्र थे, आर्मा थे तो ये पृथ्वी था। तो ये इस किस्म के बहुत सारे देवताओं का निर्माण अ
तभी से चला आ रहा है, वो आज का नहीं है और इनका दिशाओं के साथ निर्धारण किया गया है। हम्म। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ आपको छोटा-सा कि अगर कोई व्यक्ति घर में बीमार हो, ये भी हमारे ग्रंथों से आता है ना, अगर कोई घर में व्यक्ति बीमार हो, तो हमारे यहाँ एक क्या कहते हैं कि घर की धुरी ब्रह्म स्थान होता है और एक होता है घर में आरोग्य स्थान, जहाँ पे आप ठीक हो सकते हैं। जैसे कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच की टेरिटरी अगर केंद्र से आप देखें नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट और उसके बीच में आ जाएँ, तो वो उसको कहते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एरिया कहते हैं। ये यहाँ पर बैठ जाएँगे अगर जो बीमार व्यक्ति है, उसकी दवाइयों की शक्ति बढ़ जाती है और रिकवर होने की जो 10 दिन में रिकवर होना है, वो 5 दिन में रिकवर हो जाता है। ये चीज़ें निहित हैं हमारे ग्रंथों में और ये सब हम्म। देवताओं के अधीन हैं ये सारे के सारे, हाँ क्योंकि हाँ, हर दिशा का एक देवता मालिक अलग, इंचार्ज। और वहाँ पे तो जो आरोग्य स्थान में है, वहाँ देवताओं की माता भी है, आदिति भी है देखा जाए तो। जी जी, तो ये बिल्कुल। थोड़ा-सा मैंने एक एडिशन किया इसमें। ना ना, बहुत बहुत वैल्यूबल एडिशन आपने दिया। और बल्कि देखिए, इसी बात को अगर थोड़ा और आगे ले चलें तो अ, ऐसा नहीं है कि एक साथ ही सब देवता ऋग्वेद में आ गए हैं। जैसे जैसे मंडल लिखे गए तो नए नए देवता भी आते गए, और वो परंपरा हिंदुइज्म की, वो परंपरा आज तक कंटिन्यू करती है। देखिए, संतोषी माँ आज से 50 साल पहले ही आई। संतोषी माँ का किसी भी अगर आप आज से 200 साल या 300 साल या किसी स्मृति में पढ़ना चाहें, तो कहीं भी संतोषी माँ का देवी के रूप में आपको नाम नहीं मिलेगा। जी, तो ये हिंदू ट्रेडिशन है, एंड इट्स सच अ रिच एंड वैल्यूएबल ट्रेडिशन कि हम लोग पुराने किसी भी चीज को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं करते। तो अगर हम बाकी अश्विनी की पूजा आज नहीं कर रहे, उसका ये मतलब ये नहीं हुआ कि हमने अब उसको डिबंक कर दिया। नहीं नहीं नहीं, वो अभी भी देवता है हमारे। अभी भी अभी भी कई पूजा में इंद्र का मंत्र पढ़ा जाता है। देखिए, वैदिक मंत्र पढ़ा जाता है। तो both things keep living together in Hinduism, and I think that's the beauty of this religion. That इसमें uh, it, अब अशोक जी जी आते हैं एक सवाल पर कि क्या वहाँ पर सभ्यताओं का जब वैदिक काल आया था, क्या क्लैश हुआ होगा? कोई ऐसी संभावनाएँ आपने देखी अपनी रिसर्च के दौरान? देखिए, इसमें दो चीज हैं कि एक तो जो अ, एक नैरेटिव, मैं उसको कहूंगा, शायद थोड़ा स्ट्रॉन्ग शब्द है। एक नैरेटिव ये है कि माइग्रेशन थ्योरी वाला, आर्यन इन्वेजन थ्योरी तो वो तो अब डिबंक हो गई, इन द सेंस कि पुराने काल से लोग चले आ रहे हैं इस भूभाग में और आके सेटल हो रहे हैं, और हम लोग उनसे मिल रहे हैं सोशली, और आदान प्रदान हो रहा है विचारों का, सभ्यताओं का, हैबिट्स का, खान पान का, और नित नित चेंज होता जा रहा है हर चीज। और ये आज की चीज नहीं है, ये 5-7 हजार वर्ष से चली आ रही है। अब जो आपका जो प्रश्न था, कोई ऐसा नहीं हुआ कि एक निश्चित समय पर कोई कैलकुलेटेड इन्वेडिंग फोर्स लाइक इट हैपेंड इन द टाइम ऑफ मोहम्मद। जैसे बिन कासिम साहब आए, वो तो तैयारी करके घोड़ों पर सवार अपनी रसद लेकर के कि मुझे अटैक करना। उस 712 बी तरह, एडी की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, 712 एडी तो की, जी। जी हाँ जी हाँ। तो अब वो कासिम की तरह का आक्रमणकर्ता कोई नहीं आया, इसका कोई एविडेंस नहीं। आपस में तो आर्यंस भी झगड़े, 10 राजाओं के आपस में झगड़ने का तो विवरण ऋग्वेद में भी है। वो तो सब आर्यन थे, पर फिर भी आपस में युद्ध हुआ। उसी प्रकार जो यहाँ के दूसरे निवासी थे, उनमें युद्ध हुआ या नहीं। अब देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई वेपन नहीं मिलता, इतने अवशेष मिले। तो अब तो स्कॉलर्स का ये मानना हो गया कि वो परहैप्स दुनिया की एक अजीब सभ्यता थी, आदि सभ्यता, जिसमें युद्ध होता ही नहीं था।
क्योंकि कोई एविडेंस ऐसा नहीं मिला है जो ये है कि जो मोहनजोदड़ो या उनके सिटी के चारों तरफ जो ऊंची वॉल बनी रहती थी, फोर्टिफिकेशन जिसको कहते हैं, दैट वाज मोर परहैप्स टू प्रिवेंट, बिकॉज ये जंगल के बीच में होती थी सब जगह ये शहर। एनिमल से बचाने के लिए। हाँ हाँ, ये तो उस सुरक्षा के उससे होता था। तो कोई ऐसा एविडेंस है नहीं कि ये दोनों सभ्यताएं देवर कॉन्स्टेंटली एट लॉगर हेड्स, लाइक इट वॉज, लेट से, एंड आई डोंट लाइक टू गिव दिस दैट एग्जाम्पल, कि जब मुस्लिम इन्वेजन इंडिया में हुआ, देन वी वर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग। इट वॉज हिंदू किंग्स, हिंदू रूलर्स जो लड़ रहे थे मुस्लिम रूलर से, जो कि पूरे भारत पर अपना प्रभुत्व जमा रहे थे। उस प्रकार की अगर हम लोग कल्पना कर रहे हैं तो नहीं, वैसा कोई कोई एविडेंस नहीं। वो लोग आए, आकर के अलग अलग ये सेटल किए, दोनों में इंटरकोर्स हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ, वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ। ऑब्वियसली ये प्रीडोमिनेंट सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, क्योंकि सरवाइव तो यही किया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो डार्विन थ्योरी है। तो ये सभ्यता में कुछ जरूर ऐसी स्ट्रेंथ रही होगी कि इसने सबस्यूम कर लिया जो दूसरे प्रैक्टिसेस थी, पर उनको बिल्कुल। रिजेक्ट नहीं किया। देखिए, जी। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने जो कहा कि एक वेद बाद में लिखा गया, तो अथर्ववेद की आप बात कर रहे थे। जी। तो अथर्ववेद में अथर्ववेद में तो वो सब जो चीजें, जादू टोना, उस सब का जिक्र भी है ना। तो जादू टोना तो यही जो यहाँ के आदिवासी वगैरह जो प्रैक्टिस करते थे, उसको भी सबस्यूम कर लिया, उसको भी रिलीजन का पार्ट बना लिया उन लोगों ने। अ वेरी टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ हिंदुइज्म which keeps absorbing things rather than taking a confrontationalist attitude. तो ये तो टिपिकल एग्जाम्पल है जी। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल इस भारतीय भूभाग के अंदर जो भी सभ्यताएँ पनपी, ठीक है, उस टाइम धर्म नहीं था, हिंदुइज़्म का नाम भी नहीं था, लेकिन वो एक ऐसा कालखंड था जहाँ पे जो भी सभ्यताएँ आती गईं, उन्होंने अपनी पहले की जो सभ्यताएँ थी, उनकी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना शुरू किया और बिल्कुल उसको बिल्कुल। रिजेक्ट नहीं किया बिल्कुल भी। और उन प्रैक्टिसेस को जो उनके एक मानवता के लिए या उनकी एक सामाजिक जो एक ताना-बाना होता है, जिसमें यूज़फुल हो सकते थे, उसको उन्होंने दरकिनार नहीं किया, उठा के खिड़की से बाहर नहीं किया। वैसे ही जैसे हम्म, कोई भी सरकार आती है तो पिछली सरकारों ने जो अच्छे कार्य किए होते हैं तो एक कंटिन्यूटी रहती है उसके अंदर, उसको भी कंटिन्यूटी रहेगी वो बिल्कुल। उसको ले लेते हैं और उसके बाद कुछ फिर नई चीजें ऐड करने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। यहाँ पर मैं दर्शकों एक बात बताना चाहूँगा कि अ, ये विषय बहुत विस्तार में है। इसके एंगल बहुत सारे हैं, कोण बहुत सारे हैं। ये ट्रांज़िशन की बात हमने थोड़ी समझने की कोशिश की, लेकिन जब हम अगली कड़ी में आएँगे तो हम वहाँ पर बात ऋग्वेद से ही स्टार्ट करेंगे। जो पूरी स्टडी होगी, जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसे हम कहते हैं कि जी हम ऋग्वेद को एक एपिसोड भी नहीं, कुछ एपिसोड्स के अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि उनका संदेश क्या था? उन्होंने कहा क्या है? उसके अंदर उसका सारांश क्या है? किसको इंगित करके वो चीज़ें लिखी गई? किससे प्रेरणा प्राप्त हुई? और क्यों उनको इस रूप में कहा गया कि वो लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाए? और फिर अंत में कहीं न कहीं जब उसको क्या कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और जब कुछ खास व्यक्ति वर्ग समाज के अंदर उन्हीं को तोड़-मरोड़ कर अपने फ़ेवर में लाते हैं, तो कैसे वो ज़ंजीरें भी बन जाती हैं एक आम इंसान के लिए और वो जकड़न महसूस करते हैं और फिर वो वहाँ से निकलने का भी प्रयास करते हैं। ये हमारे इतिहास के अभिन्न हिस्से हैं। अशोक जी, जाने से पहले, क्योंकि समय की बाध्यता है आपकी भी और हमारी जी चैनल की भी, जी। तो आप कोई आखिरी टिप्पणी यहाँ पर करना चाहें इससे पहले कि फिर हम पार्ट 3 में अगले शो के अंदर जाएँगे। अ, इसी से जहाँ पर हम छोड़ेंगे वहीं से हम उसको पकड़ कर आगे चलेंगे। आपकी कोई आखिरी संदेश यहाँ पर? मेरा एक दिनेश जी, म, जितना मैं ज्यादा इस विषय को पढ़ता जाता हूँ, ये मेरी मान्यता दृढ़ से दृढ़तम होती जाती है
कि अगर हम लोगों का धर्म 5000 साल से चला आ रहा है और अभी भी इसकी करेक्ट डेफिनेशन या इसके में कोई अगर ये कहे कि व्हाट इज हिंदुइज्म, उसका कोई छोटा सा जवाब दे दे, वो नहीं संभव हो पाया। तो वो इसकी इस गुणवत्ता की वजह से है कि हम लोग नॉन रिजिड, ओपन माइंडेड एंड फ्लेक्सिबल बाय नेचर। दिस इज व्हाट हिंदुइज्म इज। हम लोग फ्लेक्सिबल हैं, ओपन माइंडेड हैं और किसी भी चीज को आउटराइट रिजेक्ट नहीं करते। और ये जो गुण है हम लोगों का, इसी वजह से सब सभ्यताएं धीरे धीरे लोप हो गई। 13 सभ्यताओं को मानते हैं ना, उसमें 7 तो खत्म हो गई। ओल्डेस्ट लिविंग कंटिन्यूटी अगर वाली सभ्यता देखें तो उसमें हम लोग हुए या चीन हुआ। अब चीन में अब वो सभ्यता रह गई या नहीं, वो तो दूसरा क्वेश्चन है। परंतु पर अदरवाइज तो हम ही लोग हैं। तो वो वो क्या ओपन माइंडेडनेस थी, वो क्या हम लोगों में ऐसी गुण था कि हम लोग दूसरों की हर अच्छी चीज, दूसरों की बात एब्जॉर्ब करके और धीरे धीरे ऐसा कर देते थे कि वो हम ही में आके वो मिल जाते। तो ये चीज अगर हम समझना शुरू कर दें तो हम लोगों के बहुत से जो समस्याएं हैं आज की वो खत्म हो सकती हैं, ऐसा मेरा मानना बिल्कुल आपने सही कहा। और ये तो देश भी वैसे भी सिंधु, गंगा, गोदावरी और कृष्णा और कावेरी का रहा है, नदियों का संगम रहा है। और अगर बांग्लादेश चले जाओ तो वहीं नदियों के नाम पद्मा, मेघना हो जाते हैं, है। जमुना भी हो देखिए जाता है वहां पर आकर। जी हाँ, तो जी हाँ, जी हाँ। जी हाँ, जी हाँ। तो नदियों का देश रहा है और नदियों के किनारे ही सभ्यताएं बसी, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि पानी सबसे पहले चाहिए होता था। दर्शकों, ये विषय मैंने जब बताया कि इसका विस्तार बहुत बड़ा है, समझने के लिए बहुत एपिसोड चाहिए और हम इसी कड़ी में अपने प्रयास जारी रखेंगे। बहुत जल्दी आपके सामने पार्ट 3 लेके आएँगे, जहाँ पर हम ऋग्वेद से प्रारंभ करेंगे और उसकी व्याख्या क्या है, उसको समझने का प्रयास करेंगे आम आदमी के हिसाब से। तो हमें दीजिएगा आज्ञा और हम श्री अशोक मिश्रा जी का करेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कीमती समय निकाला, हमारे शो में जुड़े और बहुत सारी चीज़ों को हमें समझाया। तो बहुत जल्दी मिलते हैं दर्शकों, नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप